A very good afternoon. Welcome to another edition of Atmanirbhar Bharat, where we discuss issues that are the primary focus areas of the government in helping India become self-reliant. In our episode today, the Union Health Minister clearly laying out the important role that Atmanirbhar Bharat plays, as it is the focal area of the government around which all economic policies are being drawn up. In the battle against the pandemic too, India has turned this crisis into an opportunity, with the world applauding the manner in which we held fort and kept COVID-related mortality rate at the lowest in the world. So what does this all mean, especially when India gets ready for the mass rollout of the vaccines in India, with 3 crore healthcare and frontline workers getting vaccinated? Now, has India responded to the challenge? Which are the products that have rolled out? How has CSIR lab driving incubators helped in the fight? And how ready are we to fight the future battles of pandemic? Well, to discuss that over the next 60 minutes, we're going to have a panel of experts joining us in the studios who are going to take us through the various plus and minus that India has achieved in the battle. And I am Anil Thomas. With me, my co-anchor for the afternoon is Chandrasekhar Joshi. CS, good afternoon. गुड आफ्टरनून। अगले 1 घंटे के दौरान हम आत्मनिर्भर भारत में ये बात करेंगे कि किस तरह से जो महामारी का दौर है, या जो दौर लगभग अब ख़त्म होने को है, क्योंकि कल से वैक्सीनेशन भी शुरू होने वाला है, लेकिन अभी भी लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस दौर के दौरान किस तरह से जो भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी है, भारत की जो दूसरी वैज्ञानिक कम्युनिटी है, किस तरह से उन लोगों ने काम किया, किस तरह से नए नए इनोवेशन हुए, और आपदा में एक अवसर खोजने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से चली, इस पर हम बातचीत करेंगे। दरअसल कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक वेबिनार को संबोधित किया। कुछ पॉइंट्स सरकार की ओर से उन्होंने उसमें रखे कि क्या कुछ CSIR की तरफ से या दूसरे जो संस्थान हैं उनकी तरफ से क्या कुछ किया गया, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनीता गुप्ता हैं, एडवाइजर एंड हेड हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे साथ डॉक्टर V प्रेमनाथ हैं, हेड हैं NCL इनोवेशन CSIR NCL एंड डायरेक्टर वेंचर सेंटर पुणे। निखिल कुरेले हमारे साथ मौजूद हैं, को फाउंडर और CEO हैं नकाक रोबोटिक्स के। इन सब से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे डॉक्टर अनीता गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अनीता, अगर हम बात करें महामारी की बात करें, महामारी के दौर की बातचीत करें, तो महामारी में आपदा में अवसर खोजने की जो बात थी, जो प्रधानमंत्री की ओर से भी कहा गया था, और ये देखा जा रहा है जो कुछ भी फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, आपदा में अवसर खोजने में हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी या हमारे डॉक्टर्स या जो दूसरे टेक्नीशियंस हैं वो लोग काफ़ी सफल हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जब हम मार्च की बात करें, 10-11 महीने पहले की जो सिनेरियो था, हम लोग बिल्कुल कोई भी इसमें प्रिपेयर्ड नहीं था इस चैलेंज को टेकअप करने के लिए, क्योंकि साइंस भी इवॉल्व नहीं हुआ था इतना। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी और हमारे कलेक्टिवली जो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग एंड स्टार्टिंग फ्रॉम जो हमारी गवर्नमेंट मशीनरी थी, उस विपदा के समय में उन्होंने किस तत्परता से काम किया, और सारे इकोसिस्टम R&D इंस्टीट्यूट्स, आप बोलिए एकेडेमिया, इंडस्ट्री, इंक्यूबेटर्स एंड स्टार्टअप्स, ये पूरे जो एक इनोवेशन वैल्यू चेन के हमारे कर्णधार हैं, इन्होंने किस तरह से कुछ महीनों में इतने सारे प्रोडक्ट्स लेके आए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट को मतलब पूरे दुनिया को बताया है कि साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऐसे चैलेंजेस में, ऐसे विपदा के समय में किस तरह से सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है। तो हम लोग, हमारी पूरी कम्युनिटी ने एक साथ मिलके एकजुट होके इस विपदा के समय को एक नए अपॉर्चुनिटी में ट्रांसलेट किया, और ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आए। आप देखिए, चाहे वो प्रिवेंटिव साइड के हों, चाहे प्रेडिक्टिव साइड के हों, चाहे क्यूरेटिव हों या एडेप्टिव है, उसमें हमारे आपके वेंटिलेटर्स हो गए, रेस्पिरेटरी एड्स हो गए, डायग्नोस्टिक किट्स हो गई, आपके PP, आपके प्रोटेक्टिव गियर्स, मास्क, आपके रीपर्पस ड्रग्स हो गई, और आपके सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट्स एंड इंफॉर्मेटिक सॉल्यूशंस। आज आरोग्य सेतु को सब लोग जानते हैं। तो जहां हमारी कंडीशन मार्च के टाइम 0 थी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, आप चाहे डायग्नोस्टिक किट बोलिए,
हमारे इंडिजिनस डेवलपमेंट तो कुछ था ही नहीं, बट हमारी सारी जो टैलेंट पूल है, टेक्निकल मैन पावर है, इंस्टीट्यूशंस है एंड गवर्नमेंट मशीनरी इंडस्ट्रीज, जो हम लोग जब सब साथ मिलके बैठे हैं, पीएसए द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी जो पीएमओ के निर्देश से थी। हम लोग सभी, प्रेमनाथ भी उसके पार्ट थे, हम लोग सभी सारी मिनिस्ट्रियां एक साथ मिलके जब बैठती थी, महीने में 2 या 3 बार मीटिंग होती थी, पूरी सप्लाई साइड हम लोग पूरी सिचुएशंस को एनालाइज करते थे और कैसे ये महामारी किस तरह से फैल रही है और कैसे उसको एड्रेस करना है सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में। ये सब चीजें हमने देखी हैं पिछले 7-8 महीने, 8-10 महीने में, और ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हम लोग इस पे खरे उतरे हैं और हमारे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। हमारी एंटायर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिटी है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो माई लैब्स जो फर्स्ट डायग्नोस्टिक किट थी जो डीएसटी ने सपोर्ट की थी, उससे लेके आप चाहे हर एरिया में जो मैंने नाम लिए हैं 5 से 6 एरिया, सब में हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स लेके आए हैं और इसमें हमारे युवा जो हैं तकनीकी क्षेत्र के, साइंस के क्षेत्र के और जो इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स हैं, सब ने मिलजुल के बहुत अच्छा काम किया है और गवर्नमेंट ने अपनी प्रोसेसेस जितनी थी वो सारी स्ट्रीमलाइन और रैपिड एक्शन मोड में हमने उनको सपोर्ट प्रोवाइड की है। तो मेरे पास तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हमने कितने स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया। एक स्पेशल प्रोग्राम कवच लॉन्च किया जिससे हम पूरे देश से मैप कर सकें कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं जो इस दिशा में अपने सॉल्यूशंस जल्दी से ला सकते हैं। हमने पूरी उनको हेल्प की, उनको हैंड होल्ड किया, मेंटर किया और फाइनेंशियली हमने सपोर्ट किया 50 लाख से 2 करोड़ की रेंज के बीच में। और आज 70% जो हमने टॉप 51 सेलेक्ट किए हैं उसमें से 70% मार्केट में है और मार्केट के साथ उन्होंने बहुत सारा जो एक सामाजिक कार्य किया है डोनेशन के काम से, लाइक मास्क, हम पीपीज, मास्क, बहुत सारी किट्स, वेंटिलेटर्स, ये डोनेशन के माध्यम से भी हमने भारत के हर कॉर्नर में पहुंचाने की कोशिश की है। तो अभी तक मैं यह बोलना चाहूंगी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, पूरे इकोसिस्टम का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिन्होंने इस विपदा को प्योर अपॉर्चुनिटी और सोल्यूशन एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग और सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए। और आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारा जो अभी ग्राफ और कर्व है वो अभी बिल्कुल निम्न स्तर पे है और हम विजय की ओर अग्रसर हैं। Dr. Premnath also joining us in this program. Dr. Premnath, how would you look at it? The CSIR lab, the lab driving incubators, how was the challenge and how has CSIR helped in this fight against the pandemic? Thank you very much for inviting me. In fact, as Dr. Anita Gupta has said, it has actually been a remarkable effort by all the departments, especially the Ministry of Science and Technology, which consists of DST, DBT, DSIR, and of course organizations like the Office of the PSA have worked together to make this happen. In particular, CSIR has taken up the initiative to develop several technologies. In fact, CSIR has put out a booklet of about 200 odd technologies which they have made available. One of the remarkable things was, despite the lockdown, the labs were able to mobilize and make very motivated efforts to try and take all these product developments to its natural conclusion. And CSIR has worked in different fronts, so let me first just briefly tell you about that a little bit. First of all, on the side of drugs, CSIR very early on identified several drugs for development. These were primarily for drug repurposing, and a result of that was the development of process technologies for favipiravir, remdesivir, and some others like imifenovir and so on.
which have been transferred, and these basically created options for the country. In the event that that was needed, we had those options available as technology options for the country to rely on. So for small molecules, if you look at it, India was very in a very good shape, and Atmanirbhar Bharat was truly in force as far as drugs was concerned. Simultaneously, the office of the PSA, Principal Scientific Advisor, created a task force which was called the Task Force for Repurposing of Drugs, which we coordinated from Pune. This had about 25 advisors across various departments and various different laboratories, spanning not only CSIR labs but ICMR, DBT, DST, and so on and so forth. And to take an independent and a little distant view of what does the drug pipeline look like, and what is maturing, how does the clinical trial data look like, what is the data that the government needs to take decisions, and that is something which we took separately. So we reviewed about more than 30 drugs, looked at 9 herbs, created the database for people to take decisions based on that. And this was also truly a collaborative effort across various departments. In CSIR, besides the drugs, there have been several efforts relating to diagnostics. You heard about the Feluda kit. The Feluda kit was truly cutting edge science put to use and in truly Atmanirbhar Bharat fashion, brought to the market with the help of Indian industry, the Tata Group, and is now today approved and available. And this was, completely novel, and that was remarkable, and it indicated that our scientific institutions are in a position to build cutting-edge technologies, and that too, world-class technologies. Okay. And of course, different things in ventilators, PPEs, many things have come up as well. I'll talk separately about the contribution of incubators as well, but since you asked me about CSIR, I thought I'll mention those first. Yeah. Okay, we'll get into the the details of CSIR, but let's now also look at a success story when it comes to this particular fight against the pandemic. Nikhil also joining us. Nikhil, Nikhil is the co-founder and the CEO of Nokarek Robotics. They're somebody who's been a spearhead, especially when it comes to transforming things in this fight, especially in this pandemic, after the pandemic began. Nikhil, how are you finding it? You have somewhere, breathing new life into healthcare, especially when it comes to one of the success story that one looks at. But how are you finding, the going, especially now you have, moved from creating solar panels to you're now creating, you've started manufacturing ventilators. How has been the going, and what were the challenges that you faced, especially in this success journey? So first of all, I would like to thank you for this opportunity. And at the same time, I'm again getting an opportunity to thank Dr. Anita Gupta, because she has been one of the members who have supported us in times when we needed them the most. Okay. Actually, if you see what has happened, so we being a solar robotics company, the business was completely operation driven. And आपको भी जैसे पता है कि because of the restrictions in the travel and everything, the business actually came to halt, and we had nothing to do. And IIT Kanpur reached out to us, being one of the incubating companies of IIT Kanpur. Okay. IIT Kanpur reached out to us and asked that what all challenges we can take to help India fight COVID problem. And ventilator was one of the challenges which we realized that we can solve easily. Because coming from that background of robotics and automation, we had that fair knowledge of what exactly goes into an electromechanical device. So there have been challenges, but I would say the kind of motivation and enthusiasm which was there at that time. Okay. So we had full support from Pune administration. We had support from Invest India. We had support from even central government. So in all aspects, IIT Kanpur was there. The complete team of SIIC IIT Kanpur was there to support us in ensuring that whatever we are doing at the end of the day materializes. So okay. What we came up to at the end of the day is a full-fledged ICU ventilator which meets all these specifications laid out by Government of India, and it has been validated by DGHS, Director General of Health Services, and the Ministry of Health. The committee has validated that yes, the ventilator meets all the requirement. We have close to 400 installations of the ventilator right now. And talking about the times, tough times has been
not just in terms of COVID, but also people have lost jobs. Nokark has been able to create 50 plus jobs in the period when we developed this. So before COVID, the team size was around 25. Now we are 75 plus. And this is, I'm talking about the direct employment. Okay. The indirect employment which has been generated is much more than this. Okay. So the kind of effort which is, it's not just an effort by Nokark Robotics, I would say, it's a joint effort by Government of India because of the kind of push. We were one of the beneficiaries of Kavach program. So Kavach happened in no time. We got the money so soon that the whole idea was to ensure that all the resources are available to a startup like us who are willing to create. The permissions were granted, everything was there available to us. So I would like to say that this is not just an effort by a startup, it was actually a task force which was created under the right leadership of Prime Minister Narendra Modi through Invest India, everything was supported. So I think that resulted into an organization now where we are aiming to build more devices, not just for India, but also for the world, because this is what we are aiming for. डॉक्टर अनीता, अगर हम बात करें वायरस की बात करें, जब वायरस भारत में आया था उसके बाद काफ़ी कुछ किया गया और आज उसी के कारण है कि मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें भारत के अंदर तो दुनिया से सबसे कम यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट है। दुनिया के देशों में काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट देखी गई और उसके बाद अगर हम जीनोमिक्स और थेरापेटिक्स जो फ्रंट हैं उसकी अगर हम बात करें तो एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया प्राइम मिनिस्टर के मार्गदर्शन में और उसके बाद जिस तरह से काम हुआ और उसका परिणाम यह है कि आज भारत के पास 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन्स हैं जो कल से वैक्सीनेशन भी शुरू होना है। इस पूरी यात्रा को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें तो? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब पेंडेमिक स्ट्रक हुआ तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पांस चाहिए, बट साइंस ये वैक्सीन डेवलपमेंट दैट इज वो अल्टीमेट गोल होता है टू रियली कॉम्बैट द पेंडेमिक, द अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ क्राइसिस। तो जब हमारा टास्क फोर्स पीएसए ने बनाया था तो उन्होंने सारे मिनिस्ट्री को रोल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जैसे कि वैक्सीन का हमारी सिस्टर डिपार्टमेंट टीबीटी को दिया गया, ड्रग्स था वो सीएसआईआर को दिया, डायग्नोस्टिक डीएसटी को दिया, पीपीस, सैनिटाइजर्स, ये सब चीजें डीआरडीओ के सुपुर्द की गई। तो डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम हुआ और जो हमारा एक बिग मिशन था दैट वाज द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्ड पर्पस थ्रू द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पावर ऑफ कोलैबोरेशन। इसी की वजह से हम लोग इतने रैपिड एक्शन मोड में सारी जो हमारी चैलेंजेस को धीरे धीरे स्केल अप कर टैकल कर पाए और उसको हमने सॉल्यूशंस के थ्रू टैकल करने की कोशिश की है। तो ये जो हम यदि हम इस जर्नी को पूरा ट्रैक करें, जैसे निखिल ने अभी बताया, डॉक्टर प्रेमनाथ ने भी ऑल्सो अभी शेयर किया हुआ है कि ये कोई एक सिंगल एंटिटी का काम नहीं था, ये कोई सिंगल पर्सन का काम नहीं था, ये ट्रू रिफ्लेक्टिव है कि कैसे पावर ऑफ कोलैबोरेशन, पावर ऑफ राइट मेंटर्स, पावर ऑफ राइट पार्टनरशिप्स और उसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी की हमने लेयर चढ़ाई, उससे हम लोग ये सब चीजें इन 10-11 महीने में कर पाए हैं। और आज हम जब बात कर रहे हैं, इंडिया तो शुरू से ही वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में लीडर रहा है, 60% ऑफ दी वैक्सीन एज अ मैन्युफैक्चरर। जब आज हम बात कर रहे हैं, कल तो हमारी वैक्सीन रोल आउट हो रही हैं, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। हम लोग अब नाउ जैसे आत्मनिर्भरता का एक मिशन है, वोकल फॉर लोकल है, उसमें इंटेंट इनोवेशन 5 आई जो हाईलाइट किए हैं। अब ये समय आ गया है कि हम दुनिया को बता सकें कि हम कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के सुपर पावर हो सकते हैं। स्टार्टअप्स के मामले में तो हम ऑलरेडी 3rd हैं, लीडिंग स्टार्टअप नेशन। और जिस तरह से हम लोग पूरे प्रोसेसेस, पूरी पॉलिसीज और जो ओवरऑल एनवायरनमेंट को हम इन्हें हैसल फ्री बनाना की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जो प्रोसेसेस काफी सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। आने वाले समय में जो हमारा नया मिशन है, आत्मनिर्भर भारत का मिशन,
हम लोग इस पोजीशन 10 महीने में हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, हमारे जितने टैलेंट पूल हैं वो लोग, उनको हम मोटिवेट और इंस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि निखिल जैसे नए रोल मॉडल्स क्रिएट हो रहे हैं आज स्टार्टअप्स के। हमारे स्टूडेंट्स को अब जॉब की जगह अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम उनको मोटिवेट कर सकें कि इंडिया में अपनी खुद इतनी प्रॉब्लम्स हैं और उसे कोई बाहर वाला नहीं, हमें ही सॉल्व करना है। तो उस कॉन्फिडेंस के जरिए जो हमने अपना नया मिशन बनाया है कि हमें किस तरह से आत्मनिर्भरता मिशन को टैकल करना है, वो केवल आत्मविश्वास के द्वारा हम आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं, जो हमें इस पैंडेमिक ने पूरा सिखा दिया है। हम अब फ्यूचर को फेस करने के लिए पूरी कॉन्फिडेंस और पूरे कन्विक्शंस के साथ तैयार हैं। और फ्यूचर में हमने जो जो सीखा है टेक्नोलॉजी के द्वारा, डिजिटाइजेशन, हमारे जो जितना मोबाइल का पेनिट्रेशन हो गया है, इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो गया है, तो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम हर उस क्षेत्र में, चाहे आप एग्रीकल्चर बोलो, चाहे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलो, चाहे आप जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज और अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, AI, ML, और से लेके हेल्थ केयर के अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे इवन आपका टेक्सटाइल्स, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, हर जगह हम अपना एक अच्छा योगदान कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो इंडिया के लिए उपयोगिता के हैं, वो दूसरे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए हम सप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा फोकस आत्मनिर्भरता में दो प्रकार से होगा। एक तो होगा कि हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, बट मेक फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। तो हमें क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी, फंक्शनैलिटी, किसी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो जब हम उस पैंडेमिक की तरफ मार्च कर रहे हैं अभी विथ मिशन ऑन आत्मनिर्भरता, हमारे पास अब हम सारे अपने प्रोग्राम्स को रीओरिएंट, री इंजीनियर कर रहे हैं, जिससे कि हम नए इस मिशन की तरफ, सफलता की तरफ अग्रसर हों। और हमें सभी का साथ अभी मिल रहा है, बहुत अच्छा साथ मिल रहा है। और पिछले पैंडेमिक वर्ष ने हमें बहुत सारी लर्निंग्स दी हैं, उसको साथ लेते हुए हम अपने सारे प्रोग्राम्स को नई दिशा की तरफ, आत्मनिर्भर की ओर एक अच्छा कदम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर प्रेमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रेमनाथ, आप CSIR से भी जुड़े हुए हैं। अगर इस पूरी जर्नी की बात करें, अब कल से तो वैक्सीनेशन शुरू होना है पूरे कंट्री में और 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन बन चुकी हैं, लेकिन जो जर्नी शुरू हुई है, जब वायरस कंट्री में आया था, उसके बाद वायरस को आइसोलेट किया गया, जीनोमिक्स की बात करें या उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें, ये सब जो पूरी जर्नी है, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे और किस तरह से इस पूरी जर्नी में आप आत्मनिर्भरता देखते हैं हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी की, हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस या मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, उनकी किस तरह से आप आत्मनिर्भरता देखते हैं? यदि आप ध्यान से जरा देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कम से कम हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर जो लोगों ने, जो साइंटिस्ट ने बताया वो सुना, उसको अडॉप्ट किया। जैसे मास्क वेयरिंग का जो रिक्वायरमेंट जल्दी हमने चालू किया, या आप ले लीजिए जो हमने रेस्ट्रिक्शंस इजीली अडॉप्ट किए, और उससे जो कोविड का जो इम्पैक्ट कम हुआ, वही दिखाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो साइंटिफिक टेम्पर है देश में, वो एक्चुअली इट्स एक्चुअली एट वेरी गुड स्टेज। एंड उसका कंट्रीब्यूशन सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस ने बहुत सालों से किया है, वो बिल्डअप करने के लिए। तो मेरे ख्याल से वो हमें फर्स्ट रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि जो इम्पैक्ट कम हुआ कोविड का, उसमें उसका भी हाथ है। सेकेंड, ऑफ कोर्स हमारे डॉक्टर्स हैव डन अ ग्रेट जॉब, जो वेरियस मेडिकल हॉस्पिटल्स में जिन्होंने जितने भी रिसोर्सेस थे उसको केयरफुली यूज किया है। और हमारे यहाँ कुछ दवाइयाँ जो हैं, जैसे डेक्सामेथासोन या इक्विवेलेंट जो दवाइयाँ थी, वो हमारे डॉक्टर्स
पहले से यूज कर रहे थे और केयरफुली यूज कर रहे थे, इसलिए ऑल्सो इम्पैक्ट कम हुआ। बट उसके आगे आप यदि देखें तो जितनी तेजी से जो हमारे रिसर्च लेबोरेटरीज, इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स ने जो रिएक्ट किया, उससे उससे काफी हमारे उससे काफी ऑप्टिमिज्म बढ़ता है हमारे हम सबका। आप यदि देखें मार्च में लॉकडाउन हुआ और करीब उसके 2 हफ्ते बाद एक इंडियन स्टार्टअप ने फर्स्ट डायग्नोस्टिक किट अप्रूव करवाया, और वो भी फॉरेन किट्स के साथ, और कुछ फॉरेन किट्स एक्चुअली अप्रूव भी नहीं हुए थे तब। ये दिखाता है, जो ये मैं माइलैब की बात कर रहा हूँ, पुणे बेस्ड स्टार्टअप है, और ये काफी रिमार्केबल चीज है कि हमने इतनी जल्दी ये सब हासिल किया। उसके बाद आप यदि देखें कि जबकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे देशों में पैरालाइज हो गए थे कोविड के कारण, हमारे इंस्टीट्यूशंस एक्टिव थे। ऑनलाइन हमारे सभी डिपार्टमेंट्स ने काफी काम किया। फंडिंग प्रोग्राम्स जो इमीडिएटली लॉन्च किए गए, जैसे मैडम ने बताया कवच के बारे में, और उन्होंने बीएसटी के जो दूसरे प्रोग्राम्स थे वो भी एक्टिवेट हुए थे, जैसे प्रयास, एसएसएस, सीड फंड्स जो है, ताकि जितनी जल्दी हो सके लोग अपने टेक्नोलॉजीज मार्केट ला सके। साथ ही साथ ये सभी डिपार्टमेंट्स ने एक्चुअली जितने दूसरे पार्टनर्स रहते हैं, जैसे रेगुलेटर्स रहते हैं, उनके साथ भी बातचीत शुरू कर दी थी। आपको ये समझना चाहिए कि यदि रेगुलेटर्स धीरे करते काम, तो प्रोडक्ट्स डेवलप करने के बाद उसका अप्रूवल बहुत स्लो हो सकता था, लेकिन उन्होंने भी कदम के साथ कदम मिला के चला है ये पूरी जर्नी में। सो एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मौका था कि सबका जो कोऑपरेटिव एफर्ट देखने के लिए, और ऑल्सो उसमें आई मीन ये आगे भी ऐसे ही रहे, ये हमारी ऑफ कोर्स एस्पिरेशन है, and we will see how that goes. But it is quite remarkable what all the laboratories have been able to achieve, all the incubators have been able to achieve, and all the startups have been able to put together in the midst of lockdown. And I think that डॉक्टर प्रेमनाथ, टॉप लीडरशिप की अगर हम बात करें देश की, तो उसका कितना भारत, and of course you must understand that of course in certain domains, like for example ड्रग्स में इंडिया स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तो ऑलरेडी लीडर है। अभी इस पैंडेमिक में लार्ज मॉलिक्यूल्स में भी एफर्ट हुआ है, और फिर वैक्सीन्स में हम मैन्युफैक्चरिंग में लीडर्स हैं, और इंडिजिनस वैक्सीन भी आया है, और प्लस नए प्लेटफॉर्म्स भी ट्राई किए गए हैं, जो शायद अगले यदि कुछ साल बाद फिर से पैंडेमिक हुआ तो उसमें काम आ सकता है। यदि आप पीपीई देखेंगे तो हम तो अभी सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं पीपीई में, जबकि मार्च में फेस शील्ड्स, मास्क सबका इश्यू हो सकता था, लेकिन इतनी जल्दी ये सब प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, और उन्होंने नीड्स जो भी डिमांड था उसका पूरा आई मीन मीट किया है। और मेरे ख्याल से ये पूरा एफर्ट जो है ये इंडिकेट करता है कि आगे जाके बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं, और आत्मनिर्भर आत्मविश्वास के साथ। डॉक्टर प्रेमनाथ, टॉप लीडरशिप की हम बात करें, खासकर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, जो उनकी एक्टिवनेस देखी गई पूरे इस दौरान, हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी को प्रोत्साहित करने में उसका कितना योगदान आप देखते हैं? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमें ये नोटिस करना चाहिए कि लीडरशिप का जो उन्होंने जो पोजीशंस लिए हैं वो बहुत ही फर्म रहे हैं। ये नहीं उन्होंने चेंज किया है, एक दिन ये बताया है दूसरे दिन वो बताया है, ऐसे नहीं किया है। द पोजीशन बिल्कुल फर्म रहा है, और हमने ये बहुत अर्ली डिसाइड किया था कि हम प्रिकॉशंस लेंगे, मास्क यूटिलाइजेशन,
lockdowns, rollout of PPEs, all was decided with a lot of firmness. Second, from the center, ये जो वेरियस डिपार्टमेंट्स का जो कोऑर्डिनेशन चालू किया गया था, वो शायद मेरे ख्याल से मिड मार्च से ही चालू हो गया था. ऑफ कोर्स उससे पहले ही वो पैंडेमिक ट्रैक हो रहा था, लेकिन जो एक्शन पॉइंट्स जो डिसाइड हुए थे, ऑफिस ऑफ पीएसए ने एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर ग्रुप बनाई थी, पीएमए ऑफिस ने काफी कमिटीज बनाए थे जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे ये वेरियस डिफरेंट एक्टिविटीज को. कमिटीज हैं जो वैक्सीन के लिए हैं, जो ड्रग्स के लिए हैं, जो वेरियस अदर पार्ट्स के लिए हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट ने उनके तरफ से प्रोग्राम्स चालू किए थे तभी. जैसे डीएसटी ने कवच इमीडिएटली चालू किया. Around 50 odd companies with around getting money within with a very fast approval process of within a month is very, very remarkable, and that too in such in lockdown conditions, with review process and everything followed very systematically. So ये जो coordination जो किया गया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर से हुआ था, और ऑफिस ऑफ पीएसए और जो डिफरेंट सेक्रेटरीज है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स, रिलेटेड डिपार्टमेंट्स जैसे हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, और जो रेगुलेटर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करके ये किया गया था. तो मेरे ख्याल से ये यदि आप दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो ये इंडिया के लिए काफी रिमार्केबल चीज है. और जो यहाँ वहाँ जो सोच विचार भटक नहीं रही थी, ये भी बहुत खासियत है यहाँ के लिए कि हमने सीधा स्ट्रेट थिंकिंग के साथ, फर्म लीडरशिप के साथ ये गोल परस्यू किया. और मेरे ख्याल से इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बधाई देनी चाहिए. एंड आई थिंक दे हैव डन अ ग्रेट जॉब एज फार एज मैनेजिंग all of these aspects is concerned. Okay, Nikhil, when you look at this particular pandemic, the Prime Minister time and again has stressed on the fact that you need to turn the crisis into a window of opportunity. But having said that, do you get the sense that this particular pandemic has actually fast-tracked the way, especially when it comes to growth in this particular, medicine technology industry? Yes, I'll tell you like what actually happened in the startup community, because I am not. Honestly speaking, I'm not a very experienced entrepreneur. My entrepreneurial journey is very short. It is around 4 years. But if you see what has actually happened, the kind of collaboration and the push which has given to startups, even startups which are new. So at the time, we were getting support as good as the companies like Mahindra and Tata. These companies, they are reputed, they are known to support India in tough times. But the same kind of trust has been shown in these startups. And that is the push, which is not just creating an impact in the medtech sector. I would say after this thing which has happened in the COVID, we in Nokark has grown really good in the times of COVID because of this kind of support which we got. This has changed the perspective of my juniors who are right now in college and are now planning to pursue entrepreneurship. Okay. Job is now becoming a second option for individuals. So if you see, definitely it has fast-tracked, because if you talk about the kind of innovations, if we start reading about the stories which were coming across globe, so if you see the kind of innovations and the number of innovations which are actually getting materialized in the commercial level in India were much, much more than any other country was doing at the time of COVID. And India being a population, we all know that the biggest downside of India is the large population, because penetrating any kind of technology takes a lot of time, and reaching out to different corners of India to test things and to bring out things. And if we talk about the ecosystem which now has developed, AMTZ has come up now. IIT Kanpur is now coming up with the new programs in supporting. DST has supported IIT Kanpur, and further IIT Kanpur has supported us. So all these things have not just accelerated growth of medtech sector or medicine sector, but definitely much more than that, because this pandemic has made us realize that yes, India can be a self-sufficient company in all aspects. Mars mission is one of the examples in this space. What we have done, what BEL has done in ventilators, making 25,000 ventilators in such a short time, is
is an achievement which no other country has done before. So if you talk about the kind of push which it has given to the entrepreneurs, I would say this is something which will definitely motivate, and I can assure you the kind of enthusiasm which has been given by the top leadership. There was a single goal. No one was talking about making revenues. No one was talking about making increasing the sales or anything. It was just that we have to make sure that the India is self-sufficient. We don't have to depend on any other country for our medical equipment or medicine or anything of that sort. निखिल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और जिस तरह से कई सारे उदाहरण भी आप दे रहे हैं कि वेंटिलेटर्स की कमी थी लेकिन वो कमी भी पूरी की गई। उसके अलावा जब शुरुआत में हमने देखा कि जब पैंडेमिक शुरू हुआ था तो बाजार में सैनिटाइजर्स की कमी हो गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में हमने देखा कि वो कमी भी पूरी कर दी गई। इस सब के बीच अगर स्टार्टअप्स के रोल की हम बात करें और खासकर कई सारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी देखने को मिला, इसको आप किस तरह से देखते हैं और आने वाले समय के लिए ये किस तरह से और आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या कुछ इसके फायदे हो सकते हैं? देखिए, दो चीजें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो हुई, जो मेरे हिसाब से मैंने देखा। जो स्टार्टअप कम्युनिटी में एक मिथ होता है कि हम अगर गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं या हम किसी बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं तो वहां पे चीजें हमारी स्लो हो जाती हैं। स्टार्टअप्स में सबसे बड़ी जो चीज होती है, जो लोगों को सक्सेस दिलाती है, वो होती है स्पीड। क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं होता है कि हम काफी दिनों तक उस चीज को करें और उस चीज को जल्दी क्लोज कर सकें। बिल्कुल। तो अभी अगर आप देखेंगे ये दोनों मिथ कि गवर्नमेंट के साथ अगर हम काम करते हैं तो काम की स्पीड क्या होगी, वो चीज प्रूव हो चुकी है कि नहीं। आज की डेट में जिस दिन हमने काम किया था, मैं आपको अगर एक इंसिडेंट बताऊं तो हमारे महाराष्ट्र के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मिस्टर वेणुगोपाल, जो एमएसएमई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, हमने उनसे एक बार मदद मांगी थी किसी चीज के लिए ड्यूरिंग कोविड। उनका रात को मुझे वापस से कॉल आता है कि आपका ये काम हुआ है या नहीं हुआ। तो आप अगर उस लेवल के स्टेचर के इंसान से जो ऑलरेडी ही कई सारी चीजों में इन्वॉल्व है बिकॉज ऑफ कोविड, वो आपसे रिकन्फर्म कर रहा है और एक स्मॉल स्टार्टअप जिसने कभी अपने आप को प्रूव नहीं किया, ये अपने आप में चीज दर्शाती है कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करते हैं, जो मिथ है कि हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं तो चीजों में डिले होगा, जिस तरीके से कवच रोल आउट हुआ, ये एक पर्सपेक्टिव को खत्म कर दिया। और फिर उसके बाद अगर हम देखें प्राइवेट और इंडस्ट्री जो स्टार्टअप पार्टनरशिप है, वो भी काफी चीजें निकल के आई। तो मैं अगर बात करूं तो पिनिकल इंडस्ट्रीज पुणे में पीपीसीआर जो पुणे प्लेटफॉर्म फॉर कोविड रिस्पांस था, उसने हमें हर तरीके से मदद करने की कोशिश की जिस भी तरीके से हो सकती थी। तो मुझे जो ये लगता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर का जो अगर एक विजन, जिस तरीके से हम स्वच्छ भारत अभियान को देखते हैं, 5 साल पहले शायद हमारे देश में कभी स्वच्छता को लेके इतनी बात नहीं होती थी। हर किसी को स्वच्छता वो चीज दिखती नहीं थी कि हाँ ये जरूरी है। लेकिन जब वो एक सिंगल गोल बन गया कि हाँ हमें स्वच्छ भारत अभियान की तरह चलना है, ठीक उसी तरह आज की डेट में आत्मनिर्भर भारत अगर आप देखेंगे तो लोगों के अंदर छोटे से छोटे लेवल के बिजनेसेस में भी आत्मनिर्भर भारत की कहीं ना कहीं वो फीलिंग आ चुकी है, जिस वजह से जो हमारे स्टार्टअप्स को जो कमर्शियलाइजेशन स्टेज में जाने में जो दिक्कतें आती हैं वो काफी आसान हो जाएंगी। और मैं अगर बात करूं आज की डेट में डीएसटी और आईआईटी कानपुर ने कुछ प्रोग्राम्स जो चलाए हैं, डीएसटी ने जो बायरेक में जो प्रोग्राम चलाए हैं, उन चीजों को देखने के बाद जैसा पहले एक मिथ होता था कि एंटरप्रेन्योरशिप एक रिस्की करियर ऑप्शन होता है, अब वो चीज शायद नहीं रही है। आप अगर प्रोडक्ट बनाने जाते हैं तो आपको आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में सपोर्ट मिलता है, स्टाइपेंड मिलती है, जो कि आपको शायद पहले नहीं मिलता था। फिर अगर आप प्रोडक्ट बनाने जाते हैं तो आपको 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख एंड इवन 2 CR इतनी ग्रांट तक मिलती है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। आपको किसी अपने शेयर्स डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जब सामने अभी जो निकल के आई हैं और ये कॉन्क्रीट रिजल्ट्स के साथ निकल के आई, जैसे अनीता मैम ने कहा कि जो भी सपोर्टेड स्टार्टअप्स थे उसमें से 70% स्टार्टअप्स आज की डेट में अपने प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में खड़े हुए हैं। तो वो चीज ये दर्शाती है कि जो हमारे जो स्टार्टअप कम्युनिटी है उसमें एक बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है, क्योंकि स्टार्टअप्स काफी डर गए थे कोविड आने की वजह से, बिकॉज स्टार्टअप्स के पास फंड नहीं होता है। बट जिस तरीके से ये सारी पॉलिसीज और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, आई थिंक कि ये एक हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है। ठीक है डॉक्टर अनीता, ये कहा भी जाता है कि जो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और साथ ही साथ हम अगर इतिहास को उठाकर देख लें तो जो बड़े बड़े आविष्कार और काफ़ी महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं वो तब हुए हैं जब दुनिया में विश्व युद्ध चल रहे थे। तो ऐसे ही ये महामारी का दौर था और काफ़ी कुछ इसमें से निकल के भी आया,
लेकिन अब क्या कुछ किया जाए कि क्योंकि अब कुछ समय के बाद महामारी का दौर चला जाएगा, वैक्सीन आ चुकी है, कल से वैक्सीनेशन भी शुरू होगा, तो अब क्या कुछ किया जाए कि हम इस पेस को बरकरार रख सकें? हाँ, तो आपने बताया कि पेंडेमिक एक वाटरशेड मूवमेंट था, हम सबके लिए गेम चेंजिंग मूवमेंट था। और जैसे अभी निखिल ने स्टोरी शेयर की है, प्रेमनाथ जी ने बताया है, और हम सब ने कैसे मिलके इसके लिए विजय की तरफ हम लोग एक भरपूर एक मजबूत कदम उठाया है। तो जब हम आगे के वे फॉरवर्ड के बारे में सोचते हैं तो हमें एक इनोवेशन की जो हमारी एक वैल्यू चेन है, इनोवेशन टू मार्केट टू ट्रांसलेशन वैल्यू चेन, उसको उस चेन की बहुत सारी कड़ियां हैं, बहुत सारी लिंक्स हैं, उसको हमको एक सिस्टमेटिकली एड्रेस करना होगा। कि अभी तो हमारे पास एक शेयर्ड पर्पस था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसको हमने एक मिशन मोड में किया। जितनी भी फास्ट ट्रैकिंग हुई, जितनी भी स्ट्रीम लाइनिंग हुई, जितना हमारा कोलैबोरेटिव एफर्ट हुआ, ये मेरे मतलब 20 साल के जो मेरे डीएसटी के साथ एसोसिएशन है, मैंने कभी इस रैपिड एक्सेलरेशन और फास्ट मूवमेंट मैंने कभी नहीं देखा जहां सारा इकोसिस्टम एक साथ आया। तो इस कदम को हमको आगे और बढ़ाना होगा। और जहां जहां हमारे जो अभी हमने एक निधि रोल आउट किया था, प्रोग्राम स्टार्टअप इंडिया के जब अनाउंस हुआ था एज नेशनल इनिशिएटिव, उसके पहले डीएसटी तो ऑलरेडी पायनियर था इन टर्म्स ऑफ कि हम स्टार्टअप्स, टेक बेस्ड एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स को इंक्यूबेटर्स के माध्यम से हम सपोर्ट कर रहे थे। पर जब प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से 15 अगस्त 2015 को अनाउंस किया कि जहां पे वो बिलीव करते हैं इन द पावर ऑफ यूथ, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, पावर ऑफ इनोवेशन, क्योंकि साइंस की एक चीज है, साइंस इज अ सॉल्यूशन साइंस। हम सॉल्यूशंस की तरफ जब देखना चाहते हैं हम साइंस की तरफ देखते हैं, जब हम टेक्नोलॉजी की तरफ देखते हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ देखते हैं, जब इनोवेशन की तरफ हमारी नजर जाती है तो ये इसका इम्पैक्ट हमको देखना पड़ता है। तो जब हम तीनों चीज को कंबाइन करते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये किसी भी प्रॉब्लम पर हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और वो हमें चाहिए थ्रू सिस्टमेटिक, हमें इंस्पायरिंग स्टोरीज क्रिएट करनी है, हमें अपने टैलेंट पूल को मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप जैसे निखिल ने बताया कि जॉब की तरफ ना देखें, हमारी प्रॉब्लम्स इतनी सारी और हमारे पास अब इतना कॉन्फिडेंस है, हमारे पास जैसे गवर्नमेंट ने इतनी सारी पॉलिसीज, इतने सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी रोल आउट कर दिए हैं, तो उस प्रोग्राम्स को अब हमें स्केल अप करना है। जो अभी हमारी थोड़ी लिमिटेशन है कि हमारी ग्रांट फंडिंग, वो हम लोग पूरे देश में इतने सारे लोग हैं, 60% ऑफ द पॉपुलेशन, और अब जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, यदि हमको मोटिवेट करना है सिस्टमेटिकली, तो हमें प्रोग्राम्स भी इस टाइप से लाने पड़ेंगे, एक मैसिव सेंसिटाइजेशन एक्सरसाइज करानी पड़ेगी कि क्यों हमें इस अपने जो युवा शक्ति और साथ में विमेन जो है उनको इस तरफ मोल्ड करना है, इस तरफ इंस्पायर करना है कि ये लोग सारे एक प्रॉब्लम सॉल्वर्स करें और इकोनॉमी की तरफ कंट्रीब्यूट करें, एक नेशन बिल्डिंग की तरफ कंट्रीब्यूट करें। तो हमने जो एक निधि प्रोग्राम एक छोटे रूप में लॉन्च किया था 2016 में, जिसमें हमने सारी कड़ियां, इनोवेशन टू मार्केट वैल्यू चेन की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया था कि एक मजबूत चेन बन सके इसके लिए। और हम लोग काफी हद तक इसमें सक्सेसफुल हैं, बट ये हमारा एक पायलट इनिशिएटिव था। अब हम जब आगे जाना चाहेंगे तो हम निधि के वेरियस, जैसे आप कोई भी इनोवेटर या एंटरप्रेन्योर जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, जिसको फैमिली से कोई भी बैकिंग नहीं है सपोर्ट की, उसको यदि अपने आइडिया को एक प्रोटोटाइप के रूप में ट्रांसलेट करना है, वर्किंग प्रोटोटाइप, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो हमने निधि प्रयास प्रोग्राम बनाया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एक एंटरप्रेन्योर बनने की एक डिजायर तो है और कुछ आइडिया भी है, बट उनके पास अभी इतना मतलब इतना ज्यादा उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो स्टार्टअप अपनी फॉर्म कर सकें। तो उसके लिए हमने एक EIR एंटरप्रेन्योर्स रेसिडेंस फेलोशिप प्रोग्राम चलाया है। इन दोनों प्रोग्राम की हमने 3 साल की एनालिसिस की और दोनों प्रोग्राम में हमने पाया कि ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है। 70% लोगों ने 1 साल की जर्नी में जो हमने सपोर्ट प्रोवाइड की, चाहे फेलोशिप है चाहे ग्रांट सपोर्ट अप टू 10 lakhs,
तो उन्होंने अपनी स्टार्टअप फॉर्म कर दिए, काफी पेटेंट्स फाइल हुए हैं, बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज आई हैं जिसमें क्लासरूम में बैठे बैठे उन्होंने सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, और वो वैसी प्रॉब्लम सॉल्व करके आज वो ई कॉमर्स साइट्स में उनकी चीजें उनके लिए अच्छा मार्केट आ रहा है। तो ऐसे जो हम जब एग्जांपल्स को हम पूरी लोगों को शोकेस करेंगे, बताएंगे, उससे ज्यादा इंस्पायरिंग कुछ हो नहीं सकता है। तो हमें अपने नए रोल मॉडल्स क्रिएट करने होंगे जिन्होंने जो बता सकें कि आज की आगे फॉरवर्ड में कि हमको कैसे अपनी प्रतिभा, अपनी लगन के द्वारा और जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है उसको पूरी तरह से उपयोग में लाके हम न्यू इंडिया की तरफ कैसे मार्च कर सकते हैं। और हम अब जब आगे आने वाले वर्ष में हमारे प्रोग्राम सारे रिविजिट हो रहे हैं, रीओरिएंट हो रहे हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड इज बीइंग रीसेट, सारा आपका इवन बिजनेसेस आर बीइंग रीसेट, जो आप बोलते हैं न्यू नॉर्मल्स आर बीइंग क्रिएटेड with the use of technology, hybrid models are being will be the new normal। तो जहाँ पे आप फिजिकल, वर्चुअल, ऑनलाइन, ऑफलाइन सारी चीजों का जब समावेश होगा और जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी उसी तरफ से री इंजीनियर हो रहे हैं। हमारा जो अभी कलेक्टिवली हम जितना करते हैं 5000 स्टार्टअप्स को हम इम्पैक्ट कर पाते हैं एक साल में, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम कैसे ऐसे नए प्रोग्राम लाएं थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, कि हम एटलीस्ट अपने 3 टाइम्स 4 टाइम्स उनका उन सबको पहुंच सकें पूरे देश के माध्यम से। और चाहे वो रूरल में हो, चाहे ग्रास रूट हो, चाहे सेमी अर्बन हो, चाहे अर्बन हो, तो हमें इस अभियान में आत्मनिर्भरता के अभियान में हमें कुछ सेक्टर्स प्रायोरिटाइज करने होंगे जो हम इमीडिएटली रोल आउट करें और जिसमें हम इम्पैक्ट दिखा सकें। तो हमें एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी है, जिससे कि हम एक जो इंडिया के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं और जहां हमारा टैलेंट पूल उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, इनोवेशन के माध्यम से, इंक्यूबेटर्स के माध्यम से। हमारे पास 150 से ऊपर अच्छे इंक्यूबेटर्स हैं, उनको हम कैसे मोबिलाइज कर सकें, और सारे सपोर्ट प्रोग्राम्स। तो कलेक्टिवली हमारे पास अभी बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ अचीव करने को है, बट एंड गोल तो हमारे सामने है कि हम क्या आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर होना है। और सारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2021 अभी ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, उसमें सभी जगह डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड वर्किंग इन यूनिजन, कोलैबोरेशन, ये सब नए नॉर्मल है। बिल्कुल। एंड इसको हमको पूरी तरह से एक कॉन्फिडेंस के साथ सबको, देखिए डॉट्स बहुत सारे हैं, बट उन डॉट्स को कनेक्ट करते हुए एक बिग पिक्चर बनाना है, और बिग पिक्चर इज न्यू इंडिया, बिग पिक्चर इज आत्मनिर्भर इंडिया। Okay, big picture is new India, that Dr. Anita Gupta put it there. Dr. Premnath, when you look at it, the power of right partnerships, has this battle against COVID taught us the importance of power of right partnership, but what is the way ahead, when you look at it, when it comes to getting those partnerships right? Yes, in fact, it's not only the right partnerships, the models of partnerships that are going to be very important. We have learned that in this particular last 10 months, it was quite obvious that one particular entity cannot do everything, cannot take a product all the way to market the speed that is required, and very often you rely on multiple partnerships, right? Now, let me give you a few examples. One, of course, in the case of CSIR, many different technologies, CSIR identified industry partners fairly early to work with them. For example, drugs like Remdesivir or Favipiravir, companies like Cipla and all were involved. In Feluda, there were companies like Tata's who were involved in trying to take the products ahead as quickly as possible. But on another side, if you look at the startups also, they have benefited a lot from different partnerships. Okay. If you look at MyLab, it has partnered with Serum Institute of India. It has partnered with Syngene, and that partnership has been very valuable in taking things to market. Even Noka talked about the kind of partnerships that they have been able to forge and build.
And this is not just single examples. It has happened across the board as well. But much more than just say technology developers and industry kind of relationships, there are also collaborations and partnerships which are needed in our country in order to create the ecosystem that pushes technology as quickly to the end point as possible. So, for example, if we want to be leaders in health, the partnership has to be there between the people who develop technologies, which is the research institutions, the academic institutions, the technology developers in startup environments, the people who translate them, including or help facilitate the translation, including the incubators, the innovation funders, the people who work in the interface between taking ठीक है डॉक्टर प्रेमनाथ, दरअसल हमारे पास वक्त कम है, इसलिए आपको यहीं पर हम रोकना चाहेंगे डॉक्टर साहब। अंतिम सवाल निखिल, बहुत संक्षेप में आप बताइएगा कि जिस तरह से सब कुछ हुआ है, अगर देश के हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो जो इम्प्रूवमेंट उसमें आया है, जिस तरह से जगह जगह पे हॉस्पिटल्स बने हैं, कोविड सेंटर्स बने हैं जो आने वाले समय में अन्य बीमारियों के लिए काम आएंगे, आप बहुत संक्षेप में ये बताइएगा कि कितने बड़े गर्व की बात है आप मेड इन इंडिया वैक्सीन कल से लगने जा रही है। निखिल, ये चीज अगर आप बात करेंगे कि मतलब हम इस चीज का कितना आज की रेट में जो प्राउड फील करने वाली बात है कि हमारे हर कोने में कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज पता है कि जो ये वैक्सीन बन रही है, हम हर बार जब एक दवाई खरीदते थे तो हम कहीं ना कहीं एक किसी फॉरेन कंपनी का नाम देखते थे। तो आज जो कॉन्फिडेंस है जो कि हमारे को ये फील कराता है कि आज ये जो बहुत बड़ी चीज होती है, अगर कोविड की वैक्सीन जिसके लिए पूरी दुनिया फाइट कर रही है, उसमें अगर भारत का नाम होता है और मेड इन इंडिया चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं गर्व की बात है हर एक छोटे से छोटे कस्बे में जाने वाले इंसान के लिए भी कि ये हमारे देश में बनी हुई चीजें हैं। बस वैक्सीन ही नहीं, सब जगह की ये फीलिंग है। Okay, one quick word from all three guests here. Let me start first with Anita Gupta, come to Dr. Premnath, and then finally to Nikhil. Are we ready? Are we future ready to fight any other pandemic that comes in the future? Keep the answer short. We are running short of time. We are good at manufacturing drugs and small molecules. Tomorrow we will need to also build industries for large molecules, look at drug discovery as well, including our own problems. Similarly, in medtech, for example, today we are roughly where we were there in 1970s for pharma. In medical devices, today we import 80% of our products. But it is a very good question that the government is asking. Why can't we be Atmanirbhar in that? Right? And I think it is time that we are likely to head in the same direction as in pharma, where medtech डॉक्टर प्रेमनाथ, डॉक्टर अनीता, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस पर? We export to a large part of the world as well. And Noka Robotics is an example of that happening, an example of early stages of that, which I think is going to flower in the next several months. Similarly, in diagnostics as well. उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर अनीता, आप अपना लास्ट वर्ड इस पर प्लीज आप बोल दीजिए, उसके बाद हमारा समय भी खत्म हो रहा है। But this is a moment where I think in diagnostics we are taking steps towards being Atmanirbhar as well. So I think these are very important moments where we are positioning ourselves for Atmanirbharta. Okay, Dr. Anita, when you look at how, when you look at the future, how ready are we to take on the battles of future pandemics? We'll request the answers to be short and crisp here. I'm sorry, could you hear me or? Yes, we could hear you. Okay, thank you. Dr. Anita. नहीं, उन तक भी आवाज नहीं जा रही है लगता है। ठीक है, आवाज आ रही है? Dr. Anita, to fight the future battles of pandemic, how ready is India? How, next time around if something like this comes around, there's a fear now that's there in the mind of the people. How ready are we to take on the future battles of pandemics like this? Yeah, so let me share about you. DST actually constituted a computer supermodel committee on the predictive side, on the you can say data-driven side of part. This has lent us enough confidence that like the robustness of the model is such that we are able to tackle in future any pandemic strikes. So this supermodel kind of will go a way forward
in not only mapping the existing capabilities, but the way the pandemic is going to behave, the, the way pandemic is going to hit upon ठीक है the डॉक्टर various अनीता, sectors दरअसल of हमारा बिल्कुल समय खत्म हो रहा है और इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और We thank all the three guests who took time out from their busy schedules to join us in this program. Dr. Anita, Nikhil, and also the other guest, Dr. Premnath, taking your time out to join us in this program. So it's the power of right modules of partnership that have come into place. India, that looked very much behind when this pandemic began, is now in the forefront, especially in the battle against COVID-19. And as the expert put it, India is now future ready to take on any serious kinds of trouble, especially when it comes to health and technology that comes in the future. India looks certain, India looks ready, and let's keep our fingers crossed as the vaccine rolls out in India from tomorrow. Well, that's all we have time for in this edition of Atmanirbhar Bharat. Thanks for watching. You take good care of yourself. Have a safe and wonderful day ahead. नमस्कार।